हाय गाइस, वेलकम बैक। आज से शायद आपको पता होगा बहुत ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है फॉर आईआईएम बैंगलोर बीबीए डीबी एग्जाम। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एडिशनली, अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, दोबारा रिविजिट करना चाहते हो, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू एवरीथिंग हैपनिंग इन 2025 रिलेटेड टू आईपी मैट एग्जाम। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हो जाती है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने लेवल पे सॉल्व करना चाहते हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा ऑफ दिस वीडियो। वहां पे आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे और वहां से आप डायरेक्टली सारी चीजों को कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हो। अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है और जीके एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सेक्शन शायद आपको फील हो रहा होगा। क्योंकि मेरे को तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सारे के सारे बच्चों के। तो मेरे को लगा कि मुझे ये 50 क्वेश्चंस लेके आने चाहिए। फर्दर मैं और भी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, मैं जो आपको शेयर करता जाऊंगा ऑन टेलीग्राम। तो आप ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024, यानी कि 2024 में भारत रत्न किसको मिला। यहाँ पे हम लोग के पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है रतन टाटा, सेकंड है लता मंगेशकर, कपूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन। आई बिलीव इसमें से आपने तीन नाम तो सुने होंगे, ये ये और ये। अब इसके बाद लेकिन मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बता देता हूं, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ, प्लस इन आंसर्स को याद रख पाओ। तो सबसे पहली चीज याद रखना, रतन टाटा को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि जब रतन टाटा की डेथ हुई थी, तो उस वक्त पे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिमांड किया था कि रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए। इसके लिए शायद आपको पता होगा, उनके नाम का जो रतन है उसको भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था कि वो तो ऑलरेडी भारत के रत्न है, तो उनको तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत रत्न नहीं दिया है। सेकंड, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है। ये बहुत पहले मिला था। ईयर याद रखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको करंट के पूछे जाएंगे या फिर कोई बहुत फेमस होगा तो पूछा जाएगा। लता मंगेशकर के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके बाद एम एस स्वामीनाथन, आपने शायद नाम सुना होगा, फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। इनको भी इंडिया ने भारत रत्न दिया है। अगेन इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है इनका भी। अब 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है वो दिया गया है कपूरी ठाकुर को। कपूरी ठाकुर कौन थे? तो कपूरी ठाकुर थे बिहार के एक एक्स चीफ मिनिस्टर। बिहार में क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और लास्ट ईयर इनको भारत रत्न दिया गया है। अब आप में से जो भी एस्पिरेंट्स यूपी, बिहार, झारखंड के होंगे, शायद आपने अपनी फैमिली में या अपनी लोकेलिटी में इस पर्सन का नाम सुना होगा। इन्होंने बहुत ज्यादा हिंदी को प्रमोट किया था, हिंदी को एज ए लैंग्वेज प्रमोट किया था। ये बहुत ज्यादा एंटी इंग्लिश थे जब ये चीफ मिनिस्टर थे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी एज ऑफ जुलाई 2025? तो इसका तो आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना होगा। करेक्ट आंसर इज बी, मधाबी पुरी बुच। ये करेंट सेबी के चेयरपर्सन है। से चेयरपर्सन जो होती है वो हाईएस्ट पोजीशन होती है इन सेबी। तो इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? शायद आपको पता होगा, कोई भी रिवर होती है तो उसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रिब्यूटरी एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। अब मान लो ये रिवर थी जो यहाँ पे ओरिजिनेट हुई, एक्स पॉइंट पे ओरिजिनेट हुई है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर, मान लो गंगा रिवर। अब ये जो रिवर है, इसमें कुछ और रिवर्स आके जब मिल जाती हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ये रिवर जब मल्टीपल रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। जब एक मेन रिवर में मल्टीपल रिवर्स आके मर्ज हो जाएंगी, इट इज कॉल्ड, जो रिवर्स मर्ज हो रही हैं, दोज रिवर्स आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। जब एक मेजर रिवर मल्टीपल रिवर्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये वाली जो रिवर्स होंगी इनको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो अगर ये जो रिवर है ये गंगा है, तो इसकी सबसे प्रोमिनेंट, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यानी कि हमसे इस एरिया का क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपको याद रखना है, वो है यमुना। यमुना आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यमुना के बैंक पे ही दिल्ली शहर बसा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया यहीं पे। गंगा के बैंक पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीज है, जिनमें से आप एक सिटी को याद रखोगे प्रोमिनेंट तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वहां से इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन को फाइट करते हैं, दैट इज वाराणसी।
कई बार हम लोग को एक और कंफ्यूजन होती है कि लखनऊ सिटी जो है वो किस रिवर के बैंक पे है। तो याद रखना, एक रिवर है, इसका नाम है गोमती। गोमती के बैंक पे है लखनऊ सिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि यूपी का क्वेश्चन है तो गंगा ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज G20 2024 वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ब्राजील। 2024 का G20 ब्राजील ने होस्ट किया था। फर्दर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया ने किस ईयर में होस्ट किया था। तो इंडिया ने 2023 में होस्ट किया था। आपने शायद आज से एक साल पहले तक बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि मोदी जी की फोटो रहती थी और G20 लिखा होता था। तो वो जो पूरा का पूरा एक प्रमोशनल कैंपेन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया था टू प्रमोट G20 समिट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्ल्ड में जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बता दे रहा हूं। हम लोग थोड़ा सा तेज जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्लो जाना चाहिए, आपको ज्यादा हेल्प होगी। वर्ल्ड में आज के डेट पे जो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स है, आपको उन दोनों प्रॉब्लम्स के नाम याद रखने हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है आज के डेट पे वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आई बिलीव आप लोग समझते होंगे कि किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। शायद आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता था जिसको हम लोग कहते थे जुगनू। हम लोग लास्ट जनरेशन है जिसने जुगनू को देखा है। अब आपके जो छोटे भाई बहन है वो लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि जुगनू क्या होता है। जुगनू वही एक छोटा सा इंसेक्ट होता था, जब हम लोग के घर पे लाइट जाती थी या हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते थे तो उस पे हल्का सा एक छोटा सा बल्ब लगा होता था। इंसेक्ट के ऊपर बल्ब नहीं लगा होता था, उसका इंटरनल सिस्टम होता था जिससे वो हल्की सी लाइट को प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो यानी कि अब फर्दर जनरेशन जो है वो उस इंसेक्ट को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है अर्थ पे वो है टेररिज्म। आपको दोनों शायद प्रॉब्लम समझ आ रही होंगी। अब इस फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 में मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था और एक बॉडी को एस्टैब्लिश किया था जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस्टेब्लिश करने वाली कंट्री कौन है? इंडिया। इस्टेब्लिश करने वाले पर्सन कौन है? मोदी जी। अब मोदी जी ने इस काम को अकेले नहीं किया था, मोदी जी ने इस काम को किया था विद हेल्प इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। तो इन दोनों पर्सन्स ने मिलके फ्रांस के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनका नाम है फ्रांकुआ होलांडे। तो फ्रांकुआ होलांडे के साथ मिलके मोदी जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 2015 में किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सोलर वर्ल्ड में सोलर कैपेसिटी को बढ़ाएं। सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने से क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं होंगे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ बनाना चाहिए? वो इंडिया में बनाना चाहिए। तो इसलिए इसके हेडक्वार्टर को बनाया गया है गुरुग्राम में। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। बाकी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो है वो किसी ना किसी फॉरेन कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस में है। या इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। तो इस तरह से एक जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो गुरुग्राम में है। क्वेश्चन सिक्स, हु इज द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हमको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आई बिलीव आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। करेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जगदीप धनखड़ और करेंट प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। शायद आपने इनकी तो फोटोज देखी होंगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एक वुमेन इंडिया की प्रेसिडेंट है, आपने कहीं ना कहीं पे इस चीज को देखा होगा कि उन्होंने 26 जनवरी के फ्लैग को होस्ट किया, या उन्होंने कहीं पे स्पीच दी, या उन्होंने लोकसभा में स्पीच दी, या इस तरह की किसी भी चीज को देखा होगा आपने। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हम लोग कई बार भूल जाते हैं। इसी के साथ आप एक और बात को याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, इस वजह से वो चेयरमैन बन जाता है ऑफ राज्यसभा। इसलिए हम इसको कहते हैं, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करता है, दैट इज वाई ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस बात को आपको याद रखना होगा। प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट बता दिया। पैरेलली एक क्वेश्चन याद रखना, वेंकैया नायडू जो थे वो जगदीप धनखड़ के पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको इस ऑप्शन का ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। एक और ऑप्शन दिया हुआ है ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये स्पीकर हैं ऑफ लोकसभा। आप याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के स्पीकर ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं विच इज जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ चेयरमैन भी हैं, नंबर टू स्पीकर ऑफ राज्यसभा भी हैं।
नंबर 3, ओम बिरला कौन है? ओम बिरला स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं। यानी कि जब बहुत सारे लोग बैठेंगे तो उनमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किन इश्यूज पे बात करनी है, इस चीज को हमको फिगर आउट करना होगा। तो एक पर्सन को सेंटर में बिठाया जाता है और उसको बोला जाता है कि भाई तुम सारी चीजों को मॉनिटर करो, सबको इक्वल चांस दो बातचीत करने का। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ओम बिरला को एंड जगदीप धनखड़ को। अब अगर इंडिया के प्रेसिडेंट की पोजीशन किसी भी वजह से वेकेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल करंट प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन दैट सिचुएशन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सक्सीड कर लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द पता चित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग? याद रखना, पता चित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में जो वर्ड यूज किए गए हैं, फर्स्ट वर्ड है पत्ता, सेकेंड है चित्रा। पत्ता का मतलब होता है क्लोथ, इसका मतलब है क्लोथ। चित्रा का मतलब शायद आपको समझ आ रहा होगा, आप किसी न किसी चीज की इमेज को ड्रॉ कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो। तो पुराने जमाने में क्या किया जाता था, पता चित्रा का मतलब होता था कोई भी हमारे पास बहुत बड़ी स्टोरी है तो हम इस तरह का बहुत बड़ा पीस ऑफ क्लोथ ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल साड़ी ले लेते थे जो हम लोग के घर में वुमेन्स पहनती हैं। तो वो साड़ी को लेते थे उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के लोग, और उस पे उस स्टोरी को नरेट करते थे। आपने शायद इस तरह की चीजें इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि बहुत बड़ी सी कोई चीज बना दो, उसके ऊपर जैसे हमने यहाँ पे पूरी की पूरी रामायण को डिस्प्ले कर दिया। रामायण को कैसे डिस्प्ले करोगे कि यहाँ पे सबसे पहले मान लो रामायण का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि सीता जी को रावण उठा के लेके चला गया, तो उस इंसिडेंट को शो किया गया। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट को शो किया गया कि हनुमान जी लंका गए, फिर वानर सेना बनी, फिर उसके बाद राम जी इंडिया से श्रीलंका जा रहे हैं, फिर वहां पे फाइट हुई। उसके बाद इस तरह से पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट कर देते हैं, उसको कहा जाता है पता चित्रा। पता चित्रा में अगर आपको ऑप्शन आता है वेस्ट बंगाल प्लस ओडिशा तो आपको वेस्ट बंगाल प्लस ओडिशा मार्क करना होगा, अदरवाइज आपको वेस्ट बंगाल या ओडिशा मार्क करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। आप इस बात को याद रखना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था यहाँ पे आप लोग के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बैंक्स मर्ज्ड विद HDFC लिमिटेड इन 2023 टू फॉर्म इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर? सॉरी, मैं थोड़ा सा फंस गया था देखने में क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बहुत देर से बोल रहा हूँ ना। तो देखो, ये बैंक जो है ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा आंसर याद रखना कि ये वाला बैंक जो है ये मर्ज किया था। कई बार हम लोग इस तरह के आंसर को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। अगर तुम खुद से देखते तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूं तुम्हारा ऑप्शन सी सबसे पहले एलिमिनेट होता। लेकिन जीके में उस तरह से एलिमिनेशन नहीं होती है जिस तरह से हम लॉजिकली मैथ्स में एलिमिनेट करते हैं। जीके के क्वेश्चन लॉजिक पे डिजाइन नहीं होते हैं, वो आपके नॉलेज पे डिजाइंड होते हैं। तो आपको नॉलेज वाइज पता होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक मर्ज हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड में, और वो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर बना है। अगला क्वेश्चन है, द विनर ऑफ 2024 बुकर प्राइज, एक प्राइज होता है, इसको कहा जाता है मैन बुकर प्राइज। ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइज होता है। कोई भी पर्सन जो कोई किसी भी फेमस बुक को लिखता है या किसी भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर को लिखता है, उसको हम लोग ये अवार्ड देते हैं। 2024 में आपको डायरेक्टली याद रखना है, नो लॉजिक, इस पर्सन को, पॉल लिंच को, ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? कहीं पे भी आपको अगर वर्ड लिखा हुआ है यूएन तो समझ जाना कि यूनाइटेड नेशन की किसी बॉडी की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं की जा रही है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, अगर आपको लिखा हुआ है यूनेस्को तो यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को क्या है? ए बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन एक प्रिंसिपल बॉडी है, इसकी एक सब्सिडरी बॉडी है यूनेस्को। ठीक है, तो अब यहां पे हमसे पूछा गया है यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस सारी जगहों पे लिखा है, यहां पे लिखा है यूनियन ऑफ डिफेंस पॉलिसीज, ये नहीं हो सकता क्योंकि यूनाइटेड नेशन होना जरूरी है। लास्ट लिखा है यूनाइटेड नेशंस डोनर प्रोग्राम, तो ये नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं ये उनको ओवरसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज मेक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया की सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है और कौन है? तो इंडिया के सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगेन एक और क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है इंडिया की? तो आपको नाम याद रखना है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन
प्रेसिडेंट थी। इनका टेन्योर जो था वो था 2007 से लेके 2012 तक। द्रौपदी मुर्मू का जो टेन्योर है वो है 2022 से लेके 2027 तक। तो आपको इन दोनों चीजों को इस तरह से याद रखना होगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ जो हो जाते हैं इजीली, जो आपको शायद नाम पता होंगे, पॉपुलर नेम्स होंगे। फर्स्ट इज कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वो यूएसए की प्रेसिडेंट बनने के लिए फाइट कर रही थी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। करंट यूएस प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का नंबर याद रखना 47th। डोनाल्ड ट्रंप इज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। मिशेल ब्लाशेट, ये जो पर्सन है इनके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा 9th 10th की बुक में कि ये चिली के पूरे के पूरे रिफॉर्म के लिए फाइट कर रही थी। तो अब ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत ही ओल्डर स्टोरी है, 20th सेंचुरी की है, हमसे बात कर रहा है 2024 की। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए या बी में छुपा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्योंकि नो लॉजिक वर्क्स इन जीके। आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। करेक्ट आंसर इज क्लॉडिया शीनबॉम। आप नाम याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कैसे एलिमिनेट किया मैंने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ याद रखना 47th एंड 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये दोनों चीजें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप के जो टेन्योर्स हैं मैं आपको क्विकली बता दे रहा हूँ, 2016 से लेके 2020 तक। अभी ये 2024 से लेके 2028 तक। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हम लोग के, विच इंडियन स्टेट has the highest number of operational smart cities as of 2025। तो इंडिया का जो सबसे डेवलप्ड स्टेट है वहीं पे सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी है ऑपरेशनल, दैट इज महाराष्ट्र। याद रखना महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, बिगेस्ट है, रिचेस्ट स्टेट है इन इंडिया। इकोनॉमिक कैपिटल है ऑफ इंडिया मुंबई। तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे पैसा होगा वहां पे स्मार्ट सिटी हो सकती है। विच इंडियन एथलीट वन गोल्ड इन जावलिन इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में किस पर्सन को गोल्ड मेडल मिला? ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, शायद आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा, कंटिन्यूसली न्यूज में रहा है। द टर्म ग्रीन जीडीपी रेफर्स टू। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रीन जीडीपी को आपको याद रखना है इस तरह से, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूं पहले तो। करेक्ट आंसर इज जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट। जीडीपी का मतलब होता है जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया इन अ कंट्री या इन अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल रीजन। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी हो सकता है उसका कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो कोल निकाला। अब हमने कोल निकाला या फिर हमने गोल्ड निकाला या जमीन के अंदर से कोई भी नेचुरल रिसोर्स निकाली, तो हमने वहां पे हो सकता है पेड़ काटे हो या फिर हमने कहीं पे रोड बनाई, रोड बनाने के लिए पेड़ काटे। तो अब इससे हमने जो भी एक्टिविटी की, या फिर आपने शायद सुना होगा रिसेंटली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी जब किसी भी इमेज को जनरेट करता है तो उसके लिए वो बहुत सारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज करता है। तो अब यहाँ पे हमको इस तरह से देखना है कि आपने जीडीपी को तो इम्प्रूव किया, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो उससे आप एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी एडजस्ट करो कि आप जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इस चीज को कहा गया है ग्रीन जीडीपी, कि हमको एनवायरमेंटल कॉस्ट को एडजस्ट करना चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप एनवायरमेंट के और भी क्वेश्चंस को पढ़ लेना अच्छे से, मैं शेयर कर दूंगा टाइमली मैनर में। द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद। मणिपुर क्योंकि न्यूज में था, क्योंकि मणिपुर में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हुई थी लास्ट 1 2 साल में। अभी भी शायद आपको पता होगा वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर आप में से कोई उस रीजन से है तो उसको और ज्यादा अच्छे से पता होगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मणिपुर जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। तो नॉर्थ ईस्ट में किस कंट्री का बॉर्डर लगता है? नेपाल नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट में चाइना का बॉर्डर लगता है विद अरुणाचल प्रदेश, इसलिए चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को। भूटान का बॉर्डर नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लोग के लिए ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आ जा रहा है म्यांमार। अब अगर इंडिया का आप मैप देखोगे तो मैप कुछ इस तरह से है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया का मैप इस तरह से जाता है, इसमें छोटा सा पोर्शन आता है ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को अगर आप हटा दोगे तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के बाद यहाँ पे एक कंट्री आती है म्यांमार। तो इस तरह का कुछ ज्योग्राफी दिखती है। मैंने बहुत गंदा डायग्राम बनाया है लेकिन मैं आपको क्विकली बस एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट मैनर में कर रहे हैं, 2 3 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। अब हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं कर सकते चीजों को। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को किस कंट्री ने होस्ट किया था? इंडिया करता तो आपको पता होता, इतनी बड़ी चीज अगर इंडिया में होती तो। ब्राजील नहीं किया है, स्वीडन नहीं किया है। देखो सबसे अनऑब्वियस आंसर जो है वो है सऊदी अरेबिया, जहां पे रेगिस्तान है, उसने एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया है। याद रखना 2025 में होस्ट किया है, सॉरी सेलिब्रेट नहीं किया, होस्ट किया है।
व्हाट इज द रेपो रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई इन द मॉनेटरी पॉलिसी जून 2025? रेपो रेट कितना है जो आरबीआई ने फिक्स किया है? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी लिख दिया। आप एग्जाम में जाने के पहले एक बार ये वाली सारी चीजें देख लेना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको याद कर लेना। लेकिन जून का जो है ये फिगर है। मैच द फॉलोइंग फेस्टिवल्स विथ स्टेट्स दे आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। यहाँ यानी कि यहाँ पे हमको दिए हुए हैं दो नाम। वन, हमको एक दिया हुआ है फेस्टिवल, तो दूसरा बताया हुआ है हम लोग को स्टेट। हमको बताना है कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। फर्स्ट बताया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए हमको ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेट के। वन इज नागालैंड, सेकंड इज केरला, थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज असम। तो अब हॉर्नबिल फेस्टिवल हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हमने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी कि एक जो बैल होता है, बैल को रेडी करते हैं, उसके ऊपर काफी सारे कपड़े वगैरह लगाते हैं, उसको उसके सींग बड़े से होते हैं, फिर उसके साथ रिंग में जाते हैं और सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा एंटी एनिमल टाइप का फेस्टिवल है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग के लिए फर्स्ट जो है ऑप्शन दैट इज नागालैंड, सेकेंड इज केरला, थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज असम। तो हमको इसमें से मार्क नहीं करना चाहिए, हमको एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना चाहिए जहां पे हमको पता है तो हम चीजों को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं, जैसे मेरे को पता है कि असम में एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको कहा जाता है बिहू। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा पॉपुलरली पोंगल के बारे में और ओनम के बारे में। ओनम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ओनम सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। तो अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में आपको दिखेगा 4 पे 3 दिखा रहा है, यानी कि बिहू दिखा रहा है वो तमिलनाडु में। नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। या फिर अब हम लोग देखते हैं पोंगल कहाँ पे दिखा रहा है, तो पोंगल तमिलनाडु होना चाहिए। तो पोंगल में 2 दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी 2 दिखा रहा है, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, तो एक जगह पे 3 दिखा रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो सकता है। अब अगर आप देखोगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है नागालैंड में, जो कि करेक्ट आंसर है। ओनम को मनाया जाता है केरला में, पोंगल को मनाया जाता है तमिलनाडु में, बिहू को असम में। तो यहाँ पे सीरीज आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा आसान बनाई थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज कि आपको समझ आए चीजें कि किस तरह से करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट इज तृष्णा मिशन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड द स्पेस एजेंसी ऑफ। इसरो का और किसका कोलैबोरेशन है? तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन जो है ये कोलैबोरेशन में इंडिया कर रहा है विथ फ्रांस। आप इस बात को याद रखना। ये जो मिशन है, अच्छा एक और एक दो चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। इसरो से रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन इसरो के साथ आप याद रखना कि इसरो को एस्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। सबसे पहला फैक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसरो बहुत सारे मिशन कर रहा है अभी करेंटली, और उनमें से बहुत सारे मिशन आने की आपको प्रोबेबिलिटी है। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप उस वीडियो को जाके देख लो, उसके नोट्स बना लो, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना बिफोर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे? याद रखना, नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 डे बिफोर रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को। एक और बात याद रखना, जो 26 जनवरी होता है और 15 अगस्त होता है, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग होस्ट करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लैग होस्ट करने की। शायद आपको पता होगा 15 अगस्त को नेहरू जी ने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी, जिसको कहा जाता है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। कि इंडिया की आजादी पे उन्होंने एक स्पीच दी थी, इसको कहा जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो 15 अगस्त आपको इस तरह से याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, 26 तारीख को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आपने शायद देखा होगा 26 जनवरी की बहुत ही मैसिव पैरेड की जाती है, लेकिन 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी बहुत अच्छी स्पीचेस दे रहे हैं लास्ट 12 सालों से। तो अब यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे को मनाया जाता है रिपब्लिक डे के एक दिन पहले। फर्स्ट ऑप्शन इज रिपब्लिक डे, एलिमिनेट हो गया। एक दिन पहले का मतलब है 25 जनवरी, जिस दिन मेरा बर्थडे भी है, विश कर देना नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग कनेक्टेड रहे तो। 2 अक्टूबर जो है ये तो गांधी जी का बर्थडे है, शायद आपको पता होगा। 15 अगस्त तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से, इंडिपेंडेंस डे है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। देखो दो डेट्स याद रखनी है यहाँ पे फिर से। वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस दिन पे अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट करने का मतलब है हमने, हमारे जितने भी मेंबर्स थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने साइन कर दिया कि दिस इज आवर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, सारी डिबेट्स को करने के बाद कि हम इस फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इंप्लीमेंटेशन की उन्होंने डेट रख दी 26 जनवरी 1950। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, बट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। दोनों डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों तारीखों को याद रखना होगा। इस दिन पे क्या हुआ था? सारे मेंबर्स ने मिलकर साइन कर दिया था कि भाई दिस इज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लेकिन हम इंप्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करते हैं एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो
तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा ये 26 नवंबर 1949। यहाँ पे हमसे पूछा है अडॉप्टेड, अडॉप्टेड का मतलब है सिग्नेचर। In 2024-25 budget, what percentage of GDP was allocated to education? क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग से पूछ रहा है कि एलोकेशन कितना किया गया है फॉर एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 4.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? सिटी ऑफ लिटरेचर रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है 2025 में हैदराबाद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अगली चीज जो है, अगले लास्ट दो क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज hosted G7 2025? G7 समिट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट होती है अक्रॉस द ग्लोब। इसमें वर्ल्ड की 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, जहां पे जॉब्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज है, जहां पे सर्विस सेक्टर कम है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रीज। जैसे इंडिया में सर्विस सेक्टर बिगर है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब होता है जहां पे आप गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को बनाते हो। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि जहां पे आप किसी सुविधा को प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हम लोग एक सर्विस सेक्टर के लोग हैं, कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ऑफ एजुकेशन, जहां पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आपका आईफोन है आपके हाथ में, या आपके पास जो भी फोन है, ओप्पो वीवो जो भी है, वो एक प्रोडक्ट है, उसको एक फैक्ट्री में बनाया गया होगा। लेकिन मैं एक फैक्ट्री में नहीं बना हूं, मैं तो मतलब आसमान से आया हूं। ठीक है, फालतू की बातें थी ये सब, एंड कर रहे थे हम लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि घटिया जोक्स मार देते हैं। विच आर द फॉलोइंग होस्टेड G7 2025? करेक्ट आंसर जो है वो है, यहाँ पे मैं एक सेकंड, मैंने गलत मार्क कर दिया। लास्ट टाइम इटली में किया गया था, 2025 में इसको होस्ट किया है कनाडा ने। याद रखना 2024 का आंसर जो है वो है इटली, और 2025 का आंसर जो है वो है कनाडा। इस समिट में इस साल कनाडा ने इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया था। इंडिया और कनाडा के हालांकि काफी खराब रिलेशन है, आपको शायद पता होगा। लास्ट क्वेश्चन, 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर होस्टेड इन विच इंडियन स्टेट? खेलो इंडिया गेम्स किस स्टेट ने होस्ट किए हैं इस साल? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, जहां पे IIM इंदौर है, शायद आपको पता होगा। तो दिस वाज इट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है बहुत जल्दी आ रहा है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, टेलीग्राम जाके देख लो।